नासिक के टीसीएस धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक हिंदू महिला कर्मचारी का ब्रेन वॉश, उसका यौन और आर्थिक शोषण और फिर उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाने की एक ऐसी घिनौनी साजिश जिसका जाल अब भारत से लेकर मलेशिया और पाकिस्तान तक फैलता नजर आ रहा है। नासिक पुलिस ने इस मामले में अदालत में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार की ट्रायंगल साजिशों का पूरा कच्चा चिट्ठा है, जो दफ्तर के भीतर ही धर्मांतरण की कल्ट चला रहा है। टीसीएस की वो चमचमाती इमारत, आलीशान केबिन और लाखों के पैकेज वाली लाइफ। अमूमन कॉर्पोरेट लाइफ की यही तस्वीर दुनिया के सामने होती है, लेकिन टीसीएस के धर्मांतरण केस में लंबे समय के बाद पुलिस की चार्जशीट ने हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। वो खुलासे जो निदा खान एंड कंपनी की घिनौनी साजिश की एक एक परतें उधेड़ कर रख दे रहे हैं। एक हिंदू महिला जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत दफ्तर के भीतर घेरा गया, ये पुलिस के आरोप। निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अत्तार, इन तीनों नामों ने मिलकर कंपनी के भीतर ही धर्मांतरण का ऐसा खतरनाक जाल बुना जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को नरक बना दिया। पुलिस की चार्जशीट धर्मांतरण के आरोपों पर पहली बार बड़े खुलासे लेकर आई है, जिसके मुताबिक आरोपी निदा खान ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया है। चार्जशीट के मुताबिक निदा खान ने माना है कि वो पीड़िता को नमाज पढ़ना सिखाती थी। निदा खान खुद पुलिस की टीम को अपने घर ले गई और बकायदा उस कमरे और उस कोने की शिनाख्त भी करवाई जहां वह पीड़िता को बुलाकर बकायदा उसे नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग दिया करती थी। पुलिस के हाथ बहुत बड़ा डिजिटल सबूत लगा है। पीड़िता के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के दौरान इस्लाम धर्म से जुड़ी 37 ऑडियो क्लिप्स बरामद हुई हैं। इनके अलावा मोबाइल में कई यूट्यूब लिंक्स और 4 विशेष मोबाइल ऐप्स भी पाए गए हैं। पुलिस जांच में यह साफ हुआ है कि ये सभी ऐप आरोपी दानिश और निदा के कहने पर ही पीड़िता के फोन में जबरन इंस्टॉल कराए गए थे। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी तौसीफ अत्तार ने पुलिस पूछताछ में जो उगला है वो और हैरान करने वाला है। तौसीफ के मुताबिक धर्मांतरण की ये पूरी प्लानिंग कंपनी परिसर के भीतर ही रची जा रही थी। टीसीएस ऑफिस बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर स्थित वो कैफे केवल चाय कॉफी का सेंटर नहीं था, बल्कि इस साजिश को रचने का मुख्य केंद्र बन चुका था, जहां दानिश, निदा और तौसीफ बैठकर समय समय पर पीड़िता के धर्मांतरण का पूरा खाका तैयार करते थे। साल 2025 के रमजान महीने के दौरान पीड़िता पर न सिर्फ मानसिक दबाव बनाया गया, बल्कि उसे जबरन इस्लामिक नियमों को पालन करने के लिए मजबूर किया गया। मुख्य आरोपी दानिश और तौसीफ अत्तार ने पीड़िता को पूरे 30 दिन के रोजे रखने के लिए कहा था। इस दौरान निदा खान उसे रमजान शुरू होने की तारीखें बताती थी, जबकि दानिश उसे रोजे रखने, सहरी और इफ्तार का समय तय करके देता था। पीड़िता को संतान नहीं हो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपी तौसीफ ने उसका ब्रेन वॉश किया और कहा कि मैं तुम्हें अजमेर के एक मौलाना का नंबर दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आने के बाद तुम्हें पक्का संतान होगा। पुलिस अब इस अजमेर के मौलवी के खतरनाक नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। इस साजिश के तार इतने गहरे हैं कि मुख्य आरोपी दानिश शेख और निदा खान ने पीड़ित युवती को कुछ ऐसी वेबसाइट्स के भी लिंक दिए थे जो भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इन प्रतिबंधित वेबसाइट्स को खोलने के लिए युवती को एक विशिष्ट देश का VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। आरोपियों की तरफ से उसे islamic-finder.org नाम की वेबसाइट और इस्लामटिक्स नाम की यूट्यूब चैनल के लिंक शेयर कर लगातार दिमागी तौर पर सरेंडर करने को मजबूर किया जा रहा था। अब इस पूरे मामले में भारी राजनीतिक भूचाल आ चुका है। शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने इस मामले में सीधे मलेशिया और पाकिस्तान से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के सक्रिय होने का दावा किया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायिक सत्र न्यायालय ने इस मामले की रोजाना यानी डे टू डे सुनवाई तय कर दी है। न सिर्फ पुलिस और तकनीकी जांच एजेंसियां इन सभी डिजिटल सबूतों को कानूनी तौर पर कोर्ट के सामने मजबूत कर रही हैं, ताकि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
देखा कि किस तरह से ये बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और इस चार्जशीट में ये तमाम नाम, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनकी भूमिका सामने आई है। निदा खान, दानिश शेख और तौसिफ अत्तार की ट्रायंगल साजिशों का ये पूरा कच्चा चिट्ठा है जो सामने आया है। दफ्तर के भीतर किस तरह से धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था, किस तरह से मासूम लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। तो एक तरफ महाराष्ट्र में इतना खतरनाक खेल चल रहा था, इतना बड़ा जाल बिछाया गया था, तो दूसरी तरफ यूपी में भी कई जगहों पर धर्मांतरण के रैकेट का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कहीं गरीब और असहायों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो कहीं नाम और पहचान छिपाकर रिश्तों की साजिश रची जा रही है। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर अख्तियार किए हैं, साफ कह दिया है ये चल नहीं पाएगा। भगवान राम ने आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। बहुत सुना आपने, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सचेत रहना होगा। योगी के रडार पर मारीच और खरदूषण है। ये कौन लोग हैं, वो योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऐसे ऐलान और चेतावनी के बाद भी यूपी में प्रशासन की नाक के नीचे धर्मांतरण की साजिश जगह जगह चल रही है और योगी का इशारा शायद उन्हीं की तरफ है। सबसे पहले लखनऊ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर सीतापुर से आई तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये पुलिस के छापे के दौरान की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश में गरीब, लाचार और आर्थिक रूप से पिछड़े हिंदुओं को टारगेट करने वाले एक बड़े और संगठित धर्मांतरण नेटवर्क के भांडाफोड़ की। मामला सीतापुर का है, जहां सेंट्रल यूपी मिशन नाम के एक गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया गया है। ये वही 4 लोग हैं। थाना क्षेत्र मिश्रिख में अभी 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति सुरेंद्र सिंह नाम का, जो कि रहने वाला मूल रूप से बिहार का था और वर्तमान में कस्बा मिश्रिख में एक मकान में किराए पर रहता था और वहीं पे कमरे के अंदर ही वो चर्चनुमा स्थान बना के लोगों को धर्म प्रचार के लिए बुलाता था और प्रलोभन देकर वहाँ से धर्म परिवर्तन कराता था। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये लोग सेंट्रल यूपी मिशन के नाम से बाकायदा धर्मांतरण का पूरा रैकेट चला रहे थे, लेकिन धर दबोचे गए। इनके साथ साथ सीतापुर और आसपास पहले इस रैकेट के कई गुनहगार भी पकड़े गए हैं। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि इस गिरोह का जाल कई जिलों में फैला था। केरल का रहने वाला अरुण और हरगांव का सुरेश चंद्र मिलकर पड़ोसी जिलों खीरी, सुंदरवल और भीरा तक ये नेटवर्क चला रहे थे। इनका मास्टरमाइंड कानपुर का जॉनी सर और जोनाथन जोशुआ है, जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट की उसकी जांच की गई और साथ ही उससे पूछताछ की गई। उसके मोबाइल को खंगाला गया तो कुछ अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए, जो कि सेंट्रल यूपी मिशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, जो कानपुर का जोनाथन उर्फ जानी नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था। उस ग्रुप के भी कई मेंबर थे जो कि गिरफ्तार किए गए हैं और वो सीतापुर और आसपास के क्षेत्रों में गरीब, आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रलोभन देके ये शातिर लोग अनुसूचित जाति और गरीब तबके को मुफ्त इलाज, राशन, दवाइयों और बच्चों की पढ़ाई का लालच देकर फंसाते थे। आरोपी सुरेश ने तो अपने घर में ही अवैध चर्च बना रखा था। इनके मोबाइल से संदिग्ध वित्तीय लेन देन के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। की सूचना हमको मिली, जिसपे हम लोगों ने वहीं थाने में एक एप्लीकेशन दी और पूरी पुलिस टीम के साथ जाकर वहां जो धर्म परिवर्तन लोग कर रहे थे, जिसमें एक लखीमपुर का व्यक्ति था मंजीत कुमार नाम का, और जिसके घर पर यह धर्म परिवर्तन हो रहा था, उन लोगों को वहां जाके पकड़वाया।
सीतापुर में जहां लालच देकर मजहब बदलने का खेल चल रहा था, तो वहीं शाहजहांपुर के तिलहर में पहचान छिपाकर घिनौने लव जिहाद की वारदात ने सनसनी फैला दी। यहाँ आरओ बनकर अतीक नाम के युवक ने एक युवती को जाल में फंसाया। प्राप्त होने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 अभियुक्तों में से एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं दूसरे की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। विवेचना प्रचलित है। अतीक ने सालों तक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया, ये आरोप है। उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई और फिर शुरू हुआ असली खेल। पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर अतीक और उसके भाई आसिफ ने जाति सूचक शब्द कहे और प्रताड़ित किया। इस खौफ से पीड़िता ने 2 बार खुदकुशी की कोशिश की। इससे पहले शामली में आयुष के मोहम्मद बनने का भी मामला सामने आ चुका है, जिसमें जिम चलाने वाली चांदनी पर आयुष की करोड़ों रुपए की दौलत हड़पने के नाम पर धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोप लग चुके हैं। तो चाहे वो इलाज और राशन का लालच देकर सेंट्रल यूपी मिशन चलाने वाले गिरोह के सफेद पोश चेहरे हों या फिर आरओ बनकर अतीक जैसे लोग, उत्तर प्रदेश में अब पहचान छिपाने वाले और जबरन मजहब बदलवाने वाले सिंडिकेट्स की खैर नहीं है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि ऐसे हर जाल को कानूनन कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछने लगी है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो रही है, माइंड गेम शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी प्रयागराज समेत कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, खासकर उन सीटों पर जहां लोकसभा चुनावों में हार मिली थी। तारीख आने में भले ही अभी दिन बाकी हैं, लेकिन यूपी के अगले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक अलग ही तरह की स्ट्रेटेजी से चलते दिख रहे हैं। बयानों के साथ साथ वो सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेर रहे हैं, आए दिन नए पोस्ट कर रहे हैं। अपने नए पोस्ट में अखिलेश ने बीजेपी पर वार करते हुए लिखा है कि अभी हाफ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ हो जाएंगे। अखिलेश आगे लिखते हैं कि सुना है इलाहाबाद की सारी सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये सारे विधायक और प्रत्याशी केवल खाने कमाने में लगे रहे और लोकसभा सीट हाथ से निकल गई। यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश की उन सभी 43 लोकसभा सीटों पर लागू किया जा रहा है जहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, और बाकी उन 9-10 सीटों पर भी जहां भाजपा हेर-फेर करके सर्टिफिकेट से जीती थी, वोट से नहीं। अखिलेश पिछले लोकसभा चुनावों की ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में वो सिर्फ 33 सीटें जीत पाई थी। जबकि सपा ने 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में 37 सीटें जीतकर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अखिलेश कह रहे हैं कि प्रयागराज की सारी सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है। अपने पोस्ट में अखिलेश तंज कसते हैं कि सुना है कि भाजपा के वर्तमान विधायक खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पीडीए के सामने उनके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। बीजेपी के मूल वोटर अब 1/4 भी नहीं रह गए हैं, इसलिए भाजपा के वर्तमान विधायक हारे हुए चुनाव में अपनी कमाई खर्च नहीं करना चाहते हैं, बल्कि बाकी जीवन के लिए पैसे बचाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि इस बार भाजपा पक्का जाएगी और फिर कभी नहीं आएगी। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जिन लोकसभा सीटों पर खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वो सीटों का जिक्र कर रहे हैं, जिनमें वो उन 36 सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, 6 सीटों की बात कर रहे हैं जहां कांग्रेस की सीट हुई, और 10 सीटों जिनका वो हमेशा जिक्र करते रहते हैं कि ये जीती हुई सीटें थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन सरकार ने साजिश करके उन्हें हराया। तो इन सब सीटों को जोड़कर तकरीबन 230 के आसपास सीटों का आंकड़ा वो कह रहे हैं कि जिन पर बीजेपी अपने सारे उम्मीदवार बदलने चाह रही है, और उम्मीदवार तो बदलेगी बीजेपी, लेकिन खुद उम्मीदवार भी जो है वो लड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का गणना है, ऐसा उनका कहना है। पर महत्वपूर्ण ये कि सीधे तौर पर आज पहली बार आंकड़ों का जिक्र करते हुए, सीटों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने निशाने पर भारतीय जनता पार्टी को लिया है। अखिलेश एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में जो हुआ वही अगले विधानसभा चुनावों में होने जा रहा है। अखिलेश ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की नीतियों के चलते उनका मूल वोटर घट चुका है और जनता का गुस्सा उफान पर है।
आरोप लग रहे हैं तो उनका जवाब भी उसी ताकत से दिया जा रहा है। अखिलेश यादव मानसिक अवसाद में है और निरंतर हारने के नाते वो अवसाद में चले गए। उनको हमेशा गलत बयानी करने का और हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म और सनातन का अपमान करने की एक आदत सी पड़ गई है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के साथ है, योगी और मोदी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता तरक्की के साथ है। अखिलेश जी के अवसाद के बयान के चक्कर में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं फंसने वाली है और उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश की सच्चाई जान चुकी है। यूपी में बयानों की तलखी बढ़ती जा रही है। टोटी चोर से लेकर करप्ट मौत तक कहा जा रहा है। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। सीएम योगी के बयान पर जवाब अखिलेश यादव का भी आया। उन्होंने सीएम की परिभाषा ही बदल दी। 5 जून को ही अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि सीएम यानी करप्ट माउथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में पूर्व की समाजवादी सरकार को आड़े हाथों लिया था। अच्छी सरकार चुनने को कहा। अच्छी सरकार चुनोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छे लोगों को चुन करके भेजोगे, अच्छे परिणाम आएंगे। गलत लोगों को चुनोगे तो उसका खामियाजा से भी कोई वंचित नहीं कर पाएगा। वैसे जून का महीना है, गर्मी के साथ साथ यूपी में सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव का समय पास आएगा ये जंग और भीषण होती जाएगी। लखनऊ से अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात बंगाल की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सोनिया गांधी से मिली ममता बनर्जी। 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की ममता बनर्जी ने। सोनिया गांधी से मिलकर ममता बनर्जी लौटी हैं। 2 दिनों में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की दूसरी मुलाकात है। कल इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी दोनों की मुलाकात हुई थी और एक दूसरे को गर्मजोशी से मिलते हुए नजर आई थी। तस्वीरों में एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराते हुए तस्वीर भी सामने आई थी उस बैठक के बाद। तो 2 दिन में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की ये दूसरी मुलाकात है। तो एक तरफ ये मुलाकात हुई है, अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात कैसे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों के नतीजे क्या आए? राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव हारे, फिर विधायकों ने साथ छोड़ा। अब सांसद भी दीदी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। खबरों के मुताबिक टीएमसी के बागी नेताओं की आज रात 8 बजे काकोली घोष के घर पर बैठक होगी, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा होगी। पंद्रह साल तक पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज रही ममता बनर्जी और टीएमसी, लेकिन सत्ता क्या गई, एक एक कर अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। टीएमसी अपने सबसे बड़े राजनीतिक और आंतरिक संकट से जूझ रही है। पार्टी के 58 विधायक और कई प्रमुख सांसद अब बगावती रुख अपना चुके हैं, नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। विधायकों के बाद अब सांसद भी दीदी से किनारा कर रहे हैं। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है और वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। लोकसभा में टीएमसी के पास 28 सदस्य हैं, जिनमें से 20 सांसदों के टीएमसी से जाने की बात है। दावों के मुताबिक इन बागी सांसदों ने काकोली घोष दस्तीदार को अपना चीफ विप चुना है। काकोली घोष ने बाकी सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इसमें टीएमसी से अलग हुए सांसदों के लिए अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में सीटिंग मांगी गई। ये अब ममता से नाराजगी की बात कर रहे हैं। चुनाव के चलते पहले ये कदम नहीं उठाया। जो हमारे लीडर है उनसे भी बात किया, लेकिन कुछ खुल के नहीं इसलिए कहा कि चुनाव में असर पड़ेगा। अभी तो चुनाव हो गया और मेरे कहने के मैंने कुछ कहा, जनता ने मत दे दिया। लगता है जनता भी नाराज है, तो हम लोग इसीलिए सोचा कि आगे आना चाहिए। जानकारी के मुताबिक रविवार रात को बागी सांसदों की बैठक हुई। दिल्ली में 10 टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की।
बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे। इतना ही नहीं, बागियों ने काकोली घोष को अपना नेता चुनते हुए एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। टीएमसी के बागी सांसदों का दावा है कि वो टीएमसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि ममता बनर्जी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बनाया। टीएमसी के नेता जो अभी टीएमसी में हैं, अलग नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ममता बनर्जी ने आप लोगों को सांसद बनाया है, ममता बनर्जी ने आप लोगों को नेता बनाया है। अरे ममता बनर्जी को कौन बनाया है? ममता बनर्जी को कौन बनाया है? हमारा खून से बनाया है ममता बनर्जी। ये देखो गोली का आवाज। ये तो टीएमसी